आओ युग, मुझे तुम्हारा ही इंतजार था। आओ मेरे पास। जैसे ही युग के कानों में ये बात सुनाई देती है, युग को ना जाने क्या हो जाता है। वो और फुर्ती के साथ अपने कदम बंगला मुड़ा घाट की ओर बढ़ाने लग जाता है। युग के मन में ये बात जानने की उत्सुकता पैदा हो जाती है कि इतनी प्यारी आवाज किसकी थी। जब आवाज ही इतनी अच्छी है, तो वो लड़की कितनी खूबसूरत होगी जिसकी ये आवाज थी। यही सोचकर युग जल्दी जल्दी अपने कदम आगे बढ़ाए जा रहा था। उसने अपने मन से यक्षिणी का ख्याल एक पल के लिए निकाल ही दिया था। ठंडी ठंडी हवाएं युग के सीने को छूते हुए निकल रही थी, पर उसे इस बात की कोई फिक्र ही नहीं थी। उसे तो बस उस लड़की को देखना था जिसकी आवाज उसे सुनाई दी थी। अभी युग काला झाड़ी जंगल तक पहुंचा ही था कि तभी उसे एक लड़की के गाना गाने की आवाज सुनाई देती है। आई कयामत की रात है, मनानी हमें सुहाग रात है, जिस्मों की हदें पार करके करनी हमें मुलाकात है। जैसे ही युग ये गाने की आवाज सुनता है, मंत्रमुग्ध हो जाता है। वो वहीं पर रुक जाता है। लड़की की आवाज सुनाई देती है। आओ युग, तुम रुक क्यों गए? आओ मेरे पास आओ। आओ मेरे पास। युग वापस से अपने कदम आगे बढ़ाने लग जाता है। फिर उसे लड़की के गाने की आवाज सुनाई देती है। सदियों से चल रही हूं मैं हवस की आग में, सदियों से चल रही हूं मैं हवस की आग में, भटक रही हूं लेकर अपने साथ एक दाग में, तुम्हें अपने जिस्म को मेरे जिस्म में समाना है, तुम्हें मुझको इस अभिशाप से मुक्ति दिलाना है। इसी गाने की आवाज का पीछा करते करते युग बंगला मुड़ा घाट तक पहुंच जाता है। जब वो बंगला मुड़ा घाट पर पहुंचता है, तो गाने की आवाज सुनाई देना बंद हो जाती है। युग बंगला मुड़ा घाट पर देखता है कि वहां पर ढेर सारे जुगनू जगमग जगमग जगमगा रहे थे। बारिश नहीं हो रही थी, फिर भी मौसम ठंडा हो गया था, जिस कारण युग के हाथ पैर कंपकपाए जा रहे थे। युग अपने आसपास देख ही रहा था कि तभी उसे जुगनुओं के बीच में एक काली साड़ी पहने हुए लड़की दिखाई देती है। उस लड़की ने अपना चेहरा दूसरी तरफ किया हुआ था, जिस वजह से युग को उस लड़की का चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। पर उस लड़की की साड़ी में से दिखती उसकी पतली मादक कमर को देखकर युग इतना जरूर समझ गया था कि वो लड़की बहुत ही खूबसूरत थी। उस लड़की के लंबे बाल थे जो कि उसकी कमर तक आ रहे थे। वो किश्नोई नदी की तरफ देख रही थी और वो किसी सोच में खोई हुई लग रही थी। युग उस लड़की से करीब 100 मीटर की दूरी पर खड़ा हुआ था। युग आहिस्ता से बिना कोई हरकत किए धीरे से अपना कदम आगे बढ़ाने लग जाता है, ताकि उस लड़की को उसके वहां होने का कोई एहसास ही ना हो। अभी युग ने अपना एक कदम ही आगे बढ़ाया था कि तभी वो लड़की पीछे मुड़ जाती है। जब वो लड़की पीछे मुड़ती है, तो युग देखता है कि वो लड़की और कोई नहीं बल्कि यामिनी थी। यामिनी ने नेट की काली साड़ी पहनी हुई थी, जिस कारण उसके बदन का एक एक अंग उभर कर सामने आ रहा था। यामिनी ने पहली बार अपनी आंखों में सूरमा लगाया हुआ था, जो उसकी आंखों की खूबसूरती को और बढ़ा रहा था। यामिनी आज की रात पहले से कहीं ज्यादा खूबसूरत लग रही थी, इतनी खूबसूरत कि युग की काम वासना यामिनी के कामुक बदन को देखकर जाग गई थी। उसने अपने दिमाग से अपनी एक्स गर्लफ्रेंड शालिनी का ख्याल निकाल दिया था। उसके दिल और दिमाग दोनों में सिर्फ एक नाम गूंज रहा था, और वो था यामिनी का। युग यामिनी को देखते हुए बड़बड़ाता है। यामिनी, तुम बहुत सुंदर लग रही हो। यामिनी हंसते हुए जवाब देती है।
युग बाबू, क्या मैं रोज सुंदर नहीं दिखती आपको, जो आप ऐसा बोल रहे हैं? युग की जुबान लड़खड़ाती है। "अ, अ, नहीं यामिनी, अ, तुम तो हमेशा सुंदर दिखती हो, पर आज तुम में कुछ अलग दिख रहा है मुझे। तुम में एक अट्रैक्शन है जो मुझे तुम्हारी तरफ खींच रहा है। तुम वो पुरानी वाली यामिनी नहीं लग रही। यामिनी धीरे से कहती है, मैं वो पुरानी वाली यामिनी हूं भी नहीं युग बाबू। मैं तो यक्षिणी हूँ, यक्षिणी, तुम्हारी मौत। यामिनी को देखकर युग को उस रात की बात याद आती है जब यामिनी के बाबा यामिनी को ले गए थे। युग यामिनी से पूछता है, यामिनी, उस रात फिर क्या हुआ था? यामिनी जानबूझकर अनजान बनते हुए कहती है, आप किस रात की बात कर रहे हैं युग बाबू? युग हिचकिचाहट के साथ कहता है, उसी रात की यामिनी जिस रात तुम और मैं बहुत करीब आ गए थे। इतना कहकर युग यामिनी से अपनी नजरें चुराने लग जाता है। युग अपनी बात को आगे जारी रखते हुए कहता है, हम दोनों कुछ करने ही वाले थे कि तभी वहां पर तुम्हारे बाबा आ गए थे और तुम्हें वहां से ले गए थे। फिर उन्होंने तुम्हारे साथ क्या किया था? यामिनी जवाब देती है, जब एक पिता को पता चलता है कि उसकी बेटी किसी लड़के से प्यार करती है, तो वो जो करता है वही मेरे बाबा ने भी किया। युग हैरानी के साथ कहता है, मतलब तुम्हारे बाबा ने तुम्हें मारा था? यामिनी झूठ बोलते हुए कहती है, हाँ युग बाबू, बहुत मारा था। ये बात सुनकर युग को गुस्सा आने लग जाता है। वो अपने हाथ की मुट्ठी भींचते हुए कहता है, ये तो बहुत गलत बात है। लगता है तुम्हारे बाबा को कानून नहीं पता कि लड़कियों पर हाथ उठाना एक अपराध है। तुम अभी मुझे अपने बाबा के पास ले चलो, मैं अभी उन्हें सबक सिखाता हूँ। तुम पर हाथ उठाने का अंजाम तो उन्हें भुगतना पड़ेगा। यामिनी युग को मना करते हुए कहती है, नहीं नहीं युग बाबू, इसकी कोई जरूरत नहीं है। बाबा तो बहुत अच्छे हैं। युग बिचकते हुए कहता है, ये तुम क्या बोल रही हो यामिनी? तुम्हारे बाबा ने तुम पर हाथ उठाया है और तुम उन्हें ही अच्छा बोल रही हो? यामिनी युग को समझाते हुए कहती है, अच्छा तो बोलूंगी ही ना युग बाबू, उन्होंने हाँ जो बोल दिया है। युग मुंह बनाते हुए कहता है, हाँ बोल दिया है, पर किस चीज के लिए? यामिनी शर्माते हुए कहती है, हमारे रिश्ते के लिए। युग कुछ जवाब नहीं देता है। यामिनी को एकटक नजर से देखते रहता है। यामिनी अपनी बात पूरी करते हुए कहती है, पहले तो बाबा ने मुझ पर बहुत चिल्लाया, मुझे मारा भी, पर जब एक दो दिन तक मैंने कुछ खाया पिया नहीं तो उन्होंने मुझसे आपके बारे में पूछा, और जब मैंने उन्हें बताया कि आप बहुत अच्छे हैं, आपने मेरे साथ कुछ नहीं किया, तो उन्हें भी आपका व्यवहार बहुत पसंद आया। तभी तो बाबा ने मुझे आपसे मिलने के लिए भेज दिया। मैं आपसे ही मिलने आ रही थी, पर देखिए हमारी किस्मत कितनी अच्छी है, आप खुद ही मुझे रास्ते में मिल गए। युग यामिनी पर शक करते हुए पूछता है, तुम मुझसे मिलने आ रही थी इतनी रात में, वो भी इतना सच धज कर? यामिनी शर्माते हुए कहती है, प्यार करने वालों के लिए क्या रात क्या दिन। युग बाबू, रही सजने वाली बात, तो वो तो मैं इसलिए सजी क्योंकि अब पहली बार ग्रेवयार्ड कोठी में आऊंगी तो सज धज कर तो आऊंगी ही ना युग बाबू। वैसे भी आपने अभी तक जवाब नहीं दिया था, इसलिए इतना तैयार होना पड़ा। युग बौखलाहट के साथ पूछता है, जवाब? पर किस चीज का? यामिनी धीरे से पूछती है, मेरे प्यार के इजहार का जवाब युग बाबू। आपने बताया नहीं कि आप मुझसे प्यार करते हैं या नहीं। युग यामिनी से अपनी नजरें चुराने लग जाता है। उसका चेहरा देखकर ये बात साफ समझ आ रही थी कि वो अभी भी फैसला नहीं कर पाया था कि वो यामिनी से प्यार करता है या नहीं। यामिनी मन ही मन सोचती है, ये युग बाबू पता नहीं किस मिट्टी के बने हैं। इतना सज धज कर आई हूं पर उसका इन पर कुछ असर ही नहीं पड़ा। लगता है इन्हें झलक दिखानी पड़ेगी, तभी बात बनेगी। इतना सोचकर यामिनी अपना पल्लू अपने स्तनों पर से हटाने लग जाती है ताकि उसके उभरे हुए गोल स्तनों को देखकर युग की भी लार टपकने लगे, जैसे बाकी सब मर्दों की टपकती है। यामिनी अपना पल्लू अपने स्तनों पर से हटाती उससे पहले ही युग कहता है, यामिनी, मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूं। जैसे ही युग ये बात बोलता है, यामिनी अपना हाथ वहीं पर रोक लेती है, अपने पल्लू को नहीं सरकाती है। यामिनी को गुस्सा आने लग जाता है। यामिनी मन ही मन सोचती है, सोचा था प्यार से काम चल जाएगा,
पर लगता है नहीं चलने वाला। मुझे अपनी शक्तियों का प्रयोग करना ही पड़ेगा। यामिनी की आंखें अचानक से नीली हो जाती हैं। यामिनी अपनी नीली आंखें युग को दिखाने ही वाली थी कि उससे पहले ही युग बोल पड़ता है। मैं तुमसे प्यार नहीं बल्कि बहुत प्यार करता हूँ यामिनी। मुझे ये बात समझने में बहुत देर लगी, पर जितना तुम मुझे चाहती हो उतना मुझे कोई नहीं चाह सकता। आई लव यू यामिनी। इतना कहकर युग यामिनी को अपनी बाहों में भर लेता है। जैसे ही युग यामिनी को अपनी बाहों में भरता है, यामिनी की आंखें नॉर्मल हो जाती हैं। यामिनी भी युग को अपनी बाहों में भर लेती है और उसकी पीठ को सहलाने लग जाती है। कुछ ही देर बाद युग और यामिनी किश्नोई नदी के किनारे पर बैठ जाते हैं। यामिनी ने अपना सिर युग के कंधों पर रखा हुआ था। दोनों ही एक दूसरे से चिपक कर बैठे हुए थे। यामिनी अपना सिर युग के कंधों पर रखे हुए कहती है, एक बात पूछूं आपसे युग बाबू? युग कहता है, हाँ पूछो ना, इसमें इतना हिचकिचाने वाली क्या बात है? आप मुझे भूलेंगे तो नहीं ना? युग बड़े प्यार से बोलता है, तुम भूलने वाली चीज थोड़ी हो जो मैं तुम्हें भूलूंगा। तुम तो वो हो जिसे मैं जिंदगी भर अपने पास रखना चाहता हूँ, अपनी बाहों में भरकर। इतना कहकर युग यामिनी की कमर पर हाथ रखता है और उसे अपने सीने से सटा लेता है। ये पूरा दृश्य ठीक वैसा था जैसा युग को उसके सपने में दिखाई देता था। वो काली साड़ी वाली औरत जो युग को सपने में दिखाई देती थी, वो कोई और नहीं बल्कि यामिनी ही थी। पर इस वक्त युग यामिनी की बाहों में कुछ इस कदर खोया हुआ था कि उसे उस सपने का कुछ ख्याल ही नहीं था। युग और यामिनी के बीच वही सब बातें होती हैं जो उनके सपने में हुई थी। युग यामिनी की आंखों में देखते हुए कहता है, तुम मेरी जिंदगी की H2O हो। यामिनी हैरानी के साथ कहती है, H2O हूं मतलब तुम मेरी जिंदगी का पानी हो जिसे पीकर मैं अपनी प्यास बुझाना चाहता हूँ। तुम मेरी जिंदगी का ऑक्सीजन हो जिसे मैं अपनी सांसों में भरकर जीना चाहता हूँ। इतना कहकर युग यामिनी के करीब चले जाता है, इतने करीब कि अगर अब वो जरा सा भी आगे बढ़ता तो उसके होंठ यामिनी के होंठ से टकरा जाते। यामिनी एक लंबी आह भरते हुए कहती है, आप रुक क्यों गए युग बाबू? बोलते रहिए। तुम मेरी जिंदगी का वो हसीन ख्वाब हो जिसे मैं रोज देखता हूँ। तुम मेरी जिंदगी का वो सुकून हो जो मुझे तुम्हारी बाहों के सिवा कहीं और नहीं मिलता। तुम मेरी जिंदगी का वो हिस्सा हो जिसके बिना मैं कुछ नहीं। सच तो ये है कि तुम्हारे बिना मेरा कोई वजूद नहीं। युग को पता ही नहीं चल पाता कि कब बातें करते करते उसके होंठ यामिनी के होठों से टकरा जाते हैं। दोनों ही एक दूसरे के होठ से सारी मिठास खींचने की कोशिश करने लग जाते हैं। युग यामिनी के होठों से सारा रस निचोड़ना चाहता था। यामिनी मन ही मन सोचती है, इसी पल का तो मैं इंतजार कर रही थी युग बाबू। आइए, मेरे और करीब आइए। यामिनी अपने हाथों से युग की पीठ को सहलाने लग जाती है, जिस कारण युग का रोम रोम जाग जाता है। उसके अंदर की काम वासना जाग जाती है। युग भी कामिनी को उत्तेजित करने के लिए उसकी पीठ को सहलाने लग जाता है। युग अपने हाथ यामिनी के वस्त्रों के अंदर डालता है और धीरे धीरे उसके स्तनों तक लेकर जाता है। यामिनी लंबी लंबी आहें भरने लग जाती है। अगले पल युग यामिनी के ऊपर हो जाता है और उसे ऊपर से लेकर नीचे तक चूमते हुए उसके बदन का हर एक वस्त्र उतारने लग जाता है। यामिनी नग्न अवस्था में रेत पर लेटी हुई थी। उसके शरीर की अद्भुत बनावट को देखकर युग के मन में वो प्यास उत्पन्न हो गई थी जो सिर्फ यामिनी को चूमकर ही बुझ सकती थी। युग यामिनी के बदन के हर एक अंग को चूमते हुए उसे अपनी बाहों में जकड़ने लग जाता है। यामिनी अपने बदन पर युग के स्पर्श को महसूस करके सिसकियां भरने लग गई थी। यामिनी जल्द से जल्द युग के साथ संभोग करना चाहती थी, इसलिए वो जल्दी से अपने आप को युग की बाहों में से छुड़ाती है और रेत पर लिटाकर एक एक करके उसके शर्ट के बटन खोलने लग जाती है। युग अपने आप को यामिनी के हवाले सौंप देता है और रेत पर ही लेटकर आहें भरने लग जाता है। यामिनी युग के माथे को चूमते हुए कहती है, आप मुझे भूलेंगे तो नहीं ना युग बाबू? युग धीरे से कहता है, नहीं, मैं तुम्हें नहीं भूलूंगा, कभी नहीं। अब युग और यामिनी दोनों ही निर्वस्त्र हो चुके थे। दोनों ही एक दूसरे के जिस्मों की गर्मी को महसूस कर पा रहे थे। उन दोनों के बदन की गर्मी ने आसपास के ठंडे माहौल को गर्म कर दिया था। युग कभी यामिनी को प्यार करता, उसे चूमता और कभी उसे कस के पकड़ता, और यामिनी युग के बालों को प्यार से खींचते जा रही थी। दोनों की काम वासना जाग चुकी थी। युग और यामिनी एक दूसरे में सम्मोहित होने के लिए तैयार हो गए थे। जिस पल का यामिनी इंतजार कर रही थी वो पल आ गया था।
युग यामिनी के साथ संभोग करने लग गया था। युग अपने बदन की पूरी फुर्ती के साथ यामिनी को वो चरम सुख देने लग जाता है जिसकी आस हर सुहागन औरत करती है। संभोग करते करते ही कब यामिनी के पैर की एक पायल निकल जाती है उसे पता ही नहीं चलता। पता चलता भी कैसे, वो काम वासना में जो खोई हुई थी। युग और यामिनी दोनों ही लंबी लंबी आहें भरने लग जाते हैं। दोनों की कराहने की आवाजें घाट पर गूंजने लग जाती है। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था मानो दो प्रेमी बरसों बाद मिले हों। कभी युग यामिनी के ऊपर था तो कभी यामिनी युग के ऊपर। दोनों ही एक दूसरे में समाये हुए थे। वो काम क्रीड़ा जिसकी अनुभूति हर कोई करना चाहता है, इस वक्त युग और यामिनी कर रहे थे। यामिनी युग की पीठ पर अपने नाखून फेरते हुए कहती है, युग हुआ। युग थकान महसूस करते हुए जवाब देता है, अभी नहीं यामिनी। यामिनी इंतजार कर रही थी उस पल का जब युग अपने चरमोत्कर्ष अवस्था में पहुंचे और उसके बाद यामिनी उसे अपना शिकार बनाए। यामिनी की काली साड़ी में युग पूरी तरह गुथ चुका था। कोई इस बात का अंदाजा ही नहीं लगा सकता था कि यामिनी ने साड़ी भी पहनी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो साड़ी एक चादर हो जिसमें वो दोनों समाये हुए थे। यामिनी के बदन का एक एक अंग युग के अंग के साथ स्पर्श हो रहा था। उन दोनों के रोम रोम में आग लगने लग गई थी। युग यामिनी के इतने करीब था कि उसके दिल की धड़कनों को स्पष्ट सुनाई दे रहा था। दोनों ही एक दूसरे को पूरी तरह संतुष्ट करने में लगे हुए थे, पर अभी तक कोई संतुष्ट नहीं हो पाया था। उन्हें संभोग करते करते 2 घंटे से ज्यादा वक्त बीत गया, पर अभी तक किसी की भी प्यास नहीं बुझी थी। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो दोनों बरसों से प्यासे हों। जिस तरह भूखे को खाना मिलता है, उसी तरह उन्हें एक दूसरे का जिस्म मिला था जिसे वो नोच खाना चाहते थे। युग एक लंबी आह भरता है और दुगनी तेजी के साथ संभोग करने लग जाता है। यामिनी अब निश्चिंत हो गई थी। वो समझ गई थी कि जल्द ही युग अपनी चरमोत्कर्ष अवस्था में पहुंचने वाला है, पर 2 घंटा और बीत जाता है। युग अभी तक अपनी चरमोत्कर्ष अवस्था में नहीं पहुंचा था। उसके शरीर में उतनी ही फुर्ती थी जितनी शुरू करने से पहले थी। यामिनी एक लंबी आह लेकर युग से पूछती है, युग बाबू हुआ? युग संभोग करते हुए कहता है, अभी नहीं यामिनी। यामिनी मन ही मन सोचने लग जाती है, ये युग बाबू अभी तक ठंडे क्यों नहीं पड़े? इन्हें तो बाकी मर्दों की तरह अभी तक ध्वस्त हो जाना चाहिए था। आखिर कौन है ये? सदियों से है पुरानी